हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कार्बन की अकरेंस कहाँ से हुई, कहाँ से कार्बन आया है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से देख लिया था। अच्छा, नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये कार्बन ही है और उससे कुछ एलोट्रॉप्स हैं। अब एलोट्रॉप्स क्या है वो टॉपिक को भी हम कवर करेंगे आज। चलिए, तो कार्बन जो है सबसे पहले एटमॉस्फेयर में था, है ना। एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, और जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लगभग सब में ही कार्बन पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमने इसमें ऐड किए हैं, उनको एक बार रीड कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। यानी कि ज्यादातर जो चीजें हैं, जितनी भी आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं, आप इन सब चीजों को यूज करते हैं, खाने में इसका यूज करते हैं या अपनी डेली लाइफ में इनसे रिलेटेड चीजों का यूज तो करते हैं। इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? कार्बन के ही कंपाउंड है। ठीक है, चलिए, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये सारे तो नॉन लिविंग हो गए, इनमें से कुछ ये वाले लिविंग हो गए। ठीक है, जैसे कि फूड है, क्लोथ्स हैं, मेडिसिन यानी कि दवाइयां हैं, बुक्स यानी कि जो हमारी किताबें हैं, ये सभी क्या होती है? कार्बन बेस्ड होती है। यानी कि इन सभी में कहीं ना कहीं कार्बन पाया जाता है। क्या इसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं? हाँ, हम ह्यूमन बींग्स भी इसी में आते हैं। ठीक है, अगला है ना, कार्बन कंपाउंड इज बर्न्ड। जब भी किसी कार्बन के कंपाउंड को जलाया जाता है, जैसे लकड़ी की बात कर लेते हैं ना, लकड़ी भी कार्बन का कंपाउंड है, हम भी कार्बन का कंपाउंड है। फिलहाल लकड़ी को जलाने की बात करते हैं। तो लकड़ी, किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जब बर्न किया जाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कार्बन का कंपाउंड है एक कोयला, कोल। तो कोल को जब हम जलाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोल में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, यानी कि मुख्यतः कोल में कार्बन ही पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंस ऑफ CO2 कैन बी कंफर्म्ड बाय पासिंग थ्रू। अच्छा, और ये जो CO2 है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमें कैसे पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी पुष्टि? इसको लाइम वाटर से पास करा सकते हैं। लाइम वाटर से जब हम इसे पास कराएंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, यानी कि मिल्की हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंस ऑफ CO2 कैन बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफर्म्ड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर विच टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो इसको लाइम वाटर में पास कर सकते हैं हम। लाइम वाटर में पास करके हम देख सकते हैं, अगर ये मिल्की टर्न होता है यानी कि दूधिया अगर ये हो जाता है, तो यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, प्रेजेंट है। अगला है अर्थ क्रस्ट हैज ओनली। अच्छा, अर्थ के क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, लेकिन किसकी फॉर्म में है? कार्बोनेट की फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में है, पेट्रोलियम की फॉर्म में है और कोल की फॉर्म में है। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, सिर्फ हम अभी अर्थ के क्रस्ट की बात करें, जहां पर कार्बोनेट की फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में है, कोल की फॉर्म में है, पेट्रोलियम की फॉर्म में है, कार्बन तो मिलकर के बनते हैं। ठीक है, फिर और हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये है 0.03%, या हम कह सकते हैं 0.02 से 0.04% तक ये है। ठीक है, बट कार्बन हैज इमेंस इंपॉर्टेंस। लेकिन कार्बन की क्या है? एक इमेंस इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये 0.03% होता है। 0.02% का होता है अर्थ की क्रस्ट में, जहां ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे मिनरल्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। इसके अलावा कोल की फॉर्म में है, पेट्रोलियम की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो 0.02% हो गया। बाकी का जो 0.03% है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ठीक है, चलिए, तो कार्बन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि लगभग हर चीज में कार्बन है। हर चीज किससे मिल करके बनी है? कार्बन से। चाहे हम अपने खाने की बात कर ले, औषधियों की बात कर ले,
बुक्स की बात कर ले, कपड़ों की बात कर ले, किसी भी चीज की हम बात कर ले, उसमें क्या है, वो सारे ही क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी कार्बन से बनी हुई चीज को जलाते हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड को जब हम जलाते हैं जिसमें कार्बन होता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी कि वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब वाटर तो प्रोड्यूस होगा तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि हम कैसे करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। हम इसको क्या करेंगे, इसको लाइम वाटर से पास करा देंगे, जिससे कि लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। अब कार्बन में बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि जो बॉन्ड कैसे बना हुआ है, शेयरिंग से बना हुआ है। जैसे हम CH4 की बात कर रहे थे ना, CH4, मीथेन, मीथेन होता है CH4। ठीक है, तो क्या है, कार्बन है और इसके पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये बॉन्ड है ना, इनके साथ ऐसा बॉन्ड बना हुआ है। अब ऐसा बॉन्ड बना कैसे, ठीक है, कैसे बना होगा, देखो बना तो ऐसे होगा, ये कार्बन है, इसके पास है 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन वो एक एक हाइड्रोजन से ले लेता है, यानी कि चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात आती है तो हाइड्रोजन के पास अपना तो एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन ही किससे ले लेगा, कार्बन से ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, वो भी आपने समझ लिया। चलिए, तो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड तो हम जानते हैं, जो बॉन्ड इनका शेयरिंग से बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कार्बन कंपाउंड क्या है, जो विद्युत है, विद्युत के कुचालक होते हैं, बिजली के कुचालक होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कार्बन क्या है, हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा था ना, कि कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। तो अधातु की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। ठीक है, अगला है, तो द बॉन्डिंग डज नॉट फॉर्म आयन, इसीलिए बॉन्डिंग में आयंस नहीं होंगे, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, लो होगा। आयनिक कंपाउंड से अगर हम कंपेयर करें, आयनिक कंपाउंड जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो आयन के एक्सचेंज से कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं कि आयंस जाते हैं ना, जब हम NaCl की बात करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स देखें, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, लो होता है, कम होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,4, और ये रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1s to 2s to 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, ये बच्चों आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, तो वहां पर क्लास 11th में जब आप जाएंगे, तो वहां पर आप इसे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है, 2,4 वाली, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं, अलग अलग एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है। ठीक है, कैसे K L M शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमने बात कर ली थी। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, कार्बन के आउटर शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल दिख रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन ही तो है आउटर शेल में, यानी कि वैलेंसी कितनी है इसकी, 4, है ना। अब इसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर ले। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए। ठीक है, तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। चलो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर भी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उतनी एनर्जी चाहिए।
सेम 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है ना, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करके ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। शेयरिंग करके ये स्टेबल होता है। और शेयरिंग करने से, जिसका आगे शेयरिंग करता है, शेयरिंग करके क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है। ठीक है, चलो क्लियर। चलो, गेनिंग और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। अब 4 इलेक्ट्रॉन या तो देना या तो किसी से लेना। गेन करना यानी कि लेना, लूज करना यानी कि देना किसी को, क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, या हम कहें पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये ले क्यों नहीं सकता, अच्छा ये बात भी है। अच्छा, हमने कहा इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है। इतनी एनर्जी क्यों नहीं है, देखो अगर हम प्रोटॉन्स की यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स है ना। तो क्या करेगा ये, अब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा किसी से, तो प्रोटॉन तो 6 ही है ना। अब बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन, अंदर के भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कैसे करेंगे, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या रहते हैं, इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इसके इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट। अब तो 6 है यहाँ पर, है ना, 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स को तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा कहीं से, होल्ड कैसे करेंगे प्रोटॉन्स 4 और इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट बन जाता है होल्ड करने की, जिस वजह से ये गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को। और 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसके लिए भी हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, हाई एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही है। 6 प्रोटॉन अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अच्छे से खींच सकते हैं। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये अंदर वाले, एक चला जाता है तो आउटर शेल में कितने, अब 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये जो 6 प्रोटॉन्स है ये 3 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से खींच सकते हैं। और एक और अगर चला जाता है तो अब तो ये बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेंगे, इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या चले जाए, यहाँ से बाहर चले जाए या लूज हो जाए। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पर हमने क्लियर समझ ली हैं कि ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब गेन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 6 ही प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन्स के लिए मुश्किल है बाहर से और इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको होल्ड करना। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन्स का जो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगेगा बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर, जिससे कि इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब हम कहें कि हमारे हाथ में है, मान लेते हैं 4 चॉकलेट है, ठीक है, गोल वाली 4 चॉकलेट है, तो गोल वाली 4 चॉकलेट अच्छे से नहीं आ पा रही है ना, एक चॉकलेट तो चलो निकल गई, बाकी की 3 चॉकलेट को हम बहुत टाइटली होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी पावर ज्यादा है, हाथ का स्पेस भी अब उसके अकॉर्डिंग ज्यादा है, तो 3 चॉकलेट को हम बहुत अच्छे से टाइटली क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। अब यहाँ से 3 चॉकलेट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर एक चॉकलेट फिर भी हमने निकाल दी, लेकिन अब बाकी जो 2 चॉकलेट है उनको निकालना और भी ज्यादा मुश्किल है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आउटर शेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल जो प्रोटॉन्स है यहाँ पर 6 है। ठीक है, अभी 6 प्रोटॉन का इन 6 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके कारण इन्होंने इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अगर गलती से एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो अब तो प्रोटॉन 6 है, अब इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, है ना, यानी कि जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लूज होना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो कि उनके पास नहीं है। ठीक, चलिए, नीड्स हाई एनर्जी टू लीव
6 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब आप कहोगे 6 प्रोटॉन्स तो समझ में आया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कौन से? अरे ये इनर शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी बात हो रही है छोड़ने की इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अंदर वाले शेल में, और फिर ये आउटर शेल बन जाएगा जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो तब की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब ये लूज नहीं कर सकते, गेन नहीं कर सकते, तो एक मात्र ऑप्शन इनके पास बचता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने। ठीक है, चलो इसको वैसे आपने देख लिया था, एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, कोई पॉइंट अगर रह गया था उसको आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय, तो प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम थी कौन सी प्रॉब्लम, कि ना तो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो जाती है शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब ये क्या करता है, जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है विद अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट। अच्छा, शेयर किसके साथ करेगा, कार्बन के ही एलिमेंट के साथ भी कर सकता है या किसी अदर एटम के साथ भी कर सकता है, ठीक है, कार्बन के साथ भी कर सकता है और किसी अदर एलिमेंट के साथ भी कर सकता है। दस बोथ एटम अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब जिससे क्या होगा, दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। कौन से दोनों, देखो कार्बन तो होगा ही, फिर कार्बन जो किसी दूसरे के साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, हो सकता है वो दूसरा भी कार्बन का ही एटम हो, या हो सकता है कोई दूसरा एलिमेंट हो, तो जिसके साथ भी ये शेयर करेगा तो दोनों ही क्या कर लेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे है, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो है हमारा हाइड्रोजन, H2 जिसे हम बोलते हैं। देखो इस तरीके से शेयरिंग से H2 बॉन्ड बनता है। अब इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन K शेल एंड नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इसके K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से होता है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से होता है, और इसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, या हम सिंपली कहें इसको स्टेबल होने के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन इसे कहाँ से मिलेगा, शेयरिंग से मिल जाएगा, है ना। तो ये शेयरिंग कर लेगा, अब दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा तो भी इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, कार्बन के साथ शेयर कर लेगा तो भी इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो जिसके साथ भी ये शेयर करना चाहे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 नहीं, 8 नहीं, कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। And needs more electron to fill the K shell. So two hydrogen atoms share their electron to form a hydrogen molecule to attain nearest noble gas helium 2 electron in K cell configuration. ठीक है, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कौन से नोबल गैस की बात हो रही है यहाँ पे, हीलियम, क्योंकि हीलियम के कितने होते हैं, 2, बाकी जितनी भी हीलियम के बाद जो भी नोबल गैसेस है उन सभी के आउटर शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम हमारी नोबल गैस है, इसके 2 आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 8, आर्गन 8, क्रिप्टॉन 8, जेनॉन 8, ठीक है, रेडॉन 8, ऑग्नियम ओजी 8, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, नोबल गैसेस है। इनके आउटर शेल में कितने कितने होने चाहिए, 8 8 होने चाहिए, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। तो ये क्या करता है, जो इसके सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है, हाइड्रोजन के सबसे पास वाली नोबल गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव कर लेता है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो डॉट का यूज करते हैं या तो क्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हमने कहा कि H2 बनाना है हमें ना, तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम 0 से दिखा लेते हैं या डॉट से दिखा लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा देते हैं। तो ये वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इससे इसका एक ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। शेयर करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसी के पास, लेकिन दोनों ने आपस में क्या करा है, शेयर कर, ठीक है। इसलिए इस तरीके से हमने इसके बाहर से गोला बनाया।
दूसरे हाइड्रोजन की बात करते तो इसके पास क्रॉस में है एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब अगर हम इनका अपना अपना सर्कल देखें, इस वाले हाइड्रोजन का ये जो सर्कल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। वहीं इस वाले हाइड्रोजन का जो सर्कल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हाइड्रोजन ने अपनी जो नियरेस्ट नोबल गैस है, कौन सी, हीलियम, हीलियम की जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर ली है। यानी कि इसके आउटर शेल में कितने कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या करेगा, इस तरीके से इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा और ये कुछ H सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से हो जाएगा और इसको हम H2 भी कह सकते हैं। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड आया इनके बीच में, सिंगल बॉन्ड आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है जैसे हम कहें कि एक सॉक्स का पेयर है या एक ग्लव्स का पेयर है या एक शूज का पेयर है। तो एक पेयर यानी कि एक शूज का पेयर यानी कि 2 जूते, एक सॉक्स का पेयर यानी कि 2 सॉक्स, एक ग्लव्स का पेयर यानी कि 2 ग्लव्स, है ना, एक आंखों का पेयर यानी कि 2 आंखें। ठीक है, तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, इसीलिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो तो डबल बॉन्ड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो तो 3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही दो डबल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग यानी कि टोटल कितने बॉन्ड, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। वही 3 बॉन्ड यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग यानी कि टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। हमने ये पढ़ लिया था, बस हमें ये रिवाइज भी कर लेना था अच्छे से। ठीक है, चलो, क्लियर। The shared pair of electron constitute a covalent bond between two hydrogen atom. It is represented by line. ठीक है, तो जैसे ये दो हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में जो इन्होंने शेयर किया है पेयर को, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, उसको हम बॉन्ड से दिखा देते हैं इस तरीके से। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि इसको हम कैसे दिखा रहे हैं, बॉन्ड से दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बॉन्ड है ना, जो जैसे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में ये बॉन्ड है। अब हमने कहा इस बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये है ना इसका मतलब। अगर हम कहें कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, अब आप आगे जब जाएंगे बढ़ेंगे जब हम, तो आपको पता चलेगा कि बॉन्ड ब्रेक भी होता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, कुछ एनर्जी दे करके हम इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे, बिल्कुल। तो ये वाला हाइड्रोजन के पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्रेक करते हैं तो यानी कि इससे हमें समझ में क्या आया, इसका कंक्लूजन क्या था, मतलब ये था कि बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर के क्या बनाया है, एक ये लाइन बनाई। इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा, क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एंडिंग पे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं? नहीं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायपोल मोमेंट, इनके बारे में पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप पढ़ोगे कि कोई एलिमेंट जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके ऊपर तो नहीं आते हैं, लेकिन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लेते हैं इधर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ये एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा यानी कि उसके पास ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन पूरे इसके ऊपर तो नहीं आते, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बॉन्ड ही हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स के ऊपर चले जाएंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो, ये तो बाद की बात हो गई। फिलहाल हमें सिंपल सा इस बॉन्ड के बारे में जानना था कि बॉन्ड है क्या, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है और कौन कौन से तरह के बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल हमने 3 तरह के बॉन्ड के बारे में बात की, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, चलो, फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है ये भी हमने देख लिया। चलो,
तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल देखते हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब इतने सारे एक्स एक्स देख के आप कंफ्यूज मत हो ना, आप ऐसा कर सकते हो हमेशा, जब भी आप बना रहे हो तो एक को आप एक्स ले लो, एक को डॉट ले लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा वाला किसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। अगर हमें O2 मॉलिक्यूल बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल हमें O2 मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2,6। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, अब इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। 6 इसके पास पहले से हैं, 2 अगर और मिल जाते हैं तो 8 बन करके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो 6 इसके पास अपने हैं, 2 ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए गोल्ड वाले। वैसे इस वाली ऑक्सीजन ने भी क्या किया, 6 इसके अपने हैं, दिख रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गोले, है ना, और 2 इसने इससे ले लिए। तो बीच में ये जो आया, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने, 2 इसने अपने शेयर किए, 2 इसने अपने शेयर किए, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई है। अच्छा, कितने पेयर की शेयरिंग हुई है ना, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यानी कि कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, 2 पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन टोटल। ठीक है, चलिए क्लियर है। वैसे ही हम क्लोरीन का भी बना लेंगे। देखो क्लोरीन में क्या है, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, दूसरा क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, ये शेयर कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यानी कि कितना पेयर शेयर किया, 1 पेयर शेयर किया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग करी है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम N2 की बात करें, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,5। ठीक है, 2,5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, तो इस वाले नाइट्रोजन के पास है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 5 5 है। कितने होने चाहिए, अपनी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करना है इनको, यानी कि आउटर शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5 यहाँ पर है, 3 ये इस वाले से ले लेगा, हो गए कितने, तो 5 इसके पास थे, 3 यहाँ से ले लिए, 8 हो गए। वैसे ही 5 इस वाले नाइट्रोजन के पास भी है और 3 यहाँ से इसने ले लिए, तो कितने हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स को देखो, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, n n में, एक ये वाला एक पेयर ये वाला, ये रहा एक ये वाला, यानी कि टोटल 3 पेयर की शेयरिंग हुई है, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई है। तो क्या आया है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड आया है। ठीक है, समझ में आया कैसे आया ट्रिपल बॉन्ड। चलो, अब दूसरी चीज, इन्होंने ये जो बॉन्ड फॉर्म किए हैं ना, इन्हें क्या कहा जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कह रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कैसे फॉर्म हुए हैं ये, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, तो शेयरिंग से जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा उसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। चलो, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नाइट्रोजन वाला एग्जांपल भी आप नोट कर लेना, नोट कर लीजिए इसको। चलो, क्लियर है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर यही लिखा गया है कि जैसे इसकी बात हो रही है, तो ये क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है ना, एक डायटोमिक, यानी कि देखो एक एक ही एलिमेंट तो है, एक ही एलिमेंट के 2 एटम है, तो डायटोमिक हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी जैसे ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है,
कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे हमने अभी देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, टोटल दो पेयर की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप बना सकते हो। सिंपल आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, चलो तो इसको भी आप बना सकते हो। ये है आपका होमवर्क, ये आप खुद से एक बार बना के लेके आओ। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, तो ये आपको होमवर्क में दिया गया है, इसको आपको कर लेना है। देखो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया, काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो ये होमवर्क आपके लिए, ये आपको करके आना है। ये आपको अगर अच्छे से आ गया, यानी कि आगे आप जो भी है, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको आप कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।